Hello students, I am Pawan Misra from St. Joseph Higher Secondary School, मस्कनवा गोंडा। बच्चों 6th क्लास हिंदी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आपने उसको तैयार भी किया होगा अच्छे तरीके से। आज हम इसके दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बेटा दूसरे चैप्टर का नाम है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। हरिशंकर प्रसाई जी एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यंग्यकार रहे हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 और देहावसान अर्थात मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। प्रस्तुत अध्याय में हरिशंकर प्रसाई जी ने यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है और इस अध्याय में लेखक ने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर परिवहन साधनों पर ताना कसा है। शुरू करते हैं अध्याय को। देखिए, लेखक कहता है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। लेखक कहता है कि वो 5 मित्र साथ में थे और पांचों मित्र बस शाम 4 बजे बस से चलने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। पन्ना से उसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती थी, जो जबलपुर ट्रेन मिला देती थी। अर्थात लेखक अपनी यात्रा उस बस से जबलपुर तक और फिर जबलपुर से जबलपुर जाने के लिए जो ट्रेन मिलती है उससे आगे की यात्रा करेगा। सुबह घर पहुंच जाएंगे और इस प्रकार लेखक सुबह घर पहुंच जाएगा। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था और लेखक कहता है, हमें इतनी जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि हम में से 2 लोगों को सुबह काम पर पहुंचना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था और यही कारण है कि हमें जल्दबाजी के लिए यही रास्ता वापस जाने के लिए जरूरी है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते और वहाँ कुछ समझदार लोग ये राय देते हैं कि जो समझदार व्यक्ति है वह इस शाम वाली बस से सफर नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? कहता है नहीं, बस डाकिन है। कहता है डाकू नहीं मिलते, बस डाकिन है। डाकिन का अर्थ होता है डराने वाला। अब डराने वाला क्या? क्योंकि ये जो शाम को बस आती है काफी वयोवृद्ध है। आगे, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। और लेखक जब बस को देखता है तो उसके अंदर श्रद्धा उमड़ पड़ती है। श्रद्धा का अर्थ होता है किसी के प्रति सम्मान। खूब वयोवृद्ध थी अर्थात बहुत ही जर्जर थी, बहुत ही पुरानी थी और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी और उसके पास ऐसे निशान थे जिसको देखकर लगता था कि इसके पास बहुत पुराना अनुभव है। अब निशान जैसे उसके शीशे टूटे हुए थे, सीट अस्त व्यस्त थी आदि। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? और लेखक कहता है कि ऐसे बस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये? हाँ, और कैसे चलेगी? बहुत ही हास्यप्रद तरीके से लेखक यहाँ व्यंग्य करता है। उस बस का जो एक हिस्सेदार है उससे पूछता है कि क्या यह बस चलती है?
तो कहता हाँ क्यों नहीं चलती, अभी चलेगी। तो लेखक कहता हाँ साहब, हम भी वही देखना चाहते हैं कि कैसे चलती है, देखने से तो नहीं लगती कि ये चलेगी। कहता गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और कहता चलेगी, ये तो गजब की बात है कि इस तरीके की बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब लेखक आगा पीछा करने लगे। उस जर्जर बस को देखकर उस पर चढ़ने से डरने लगे। तो एक मित्र उनका जो कि डॉक्टर है कहता है कि डरो मत, ये बस अनुभवी है, बहुत लोगों को ये मंजिल तक पहुंचाई है, और नई नवेली जो नई बसें हैं उससे कहीं ज्यादा विश्वसनीय है, तो हम इस पर सफर करेंगे, ये हमें बेटों की तरह अपनी गोद में बैठाकर ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। और लेखक कहता है कि जो हमें छोड़ने आए थे उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, और उनकी आंखें कह रही हो कि जो आया हो तो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो या फकीर हो। और फिर लेखक कहता आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, क्योंकि आदमी को कूच करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक कहता है इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस तरीके से लग रहा था पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। और लेखक कहता है कि जो कांच है वो बहुत ही कम बचे हैं और जो बचे हैं उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो टूटे फूटे थे, कहीं भी लग सकते थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और लेखक कहता है कि हम खिड़की से थोड़ा दूर हट गए कि कहीं ऐसा ना हो कांच में लग जाए, और इंजन चल रहा था। महसूस ऐसा हो रहा था कि इंजन हमारी ही सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जमान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की गई। ये 1930 में गांधी जी द्वारा की गई थी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए। इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए होड़ में रहता था। वैसे यहाँ व्यंग कर रहा है लेखक, कहता है कि सचमुच यह चल पड़ी और उस तरीके से जैसे गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता था, वही आंदोलन आज हमारे और सीट के बीच में है। कभी सीट हमें धक्का देकर आगे निकल जाना चाहती है, तो कभी हमारा शरीर सीट को धक्का देकर आगे निकल जाना चाहता है। 8-10 मील चलने पर, लेखक कहता है कि 8-10 मील चलने पर ये सारे भेदभाव मिट गए, लेकिन यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर या सीट हम पर बैठी है। इतनी जलजल थी वो बस। फिर कहता है एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता। लेखक कहता है कि बस 15-20 मील की स्पीड से चल रही थी, अचानक रुक गई। पता चला कि
पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर नीचे उतरा और पेट्रोल निकालकर बाल्टी में रख लिया और नली लगाकर इंजन में भेजने लगा। अब लेखक यह उम्मीद कर रहा था कि भी थोड़ी देर बाद दूसरा हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा और नली से पेट्रोल पिलाएगा। सेम उसी प्रकार से जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध का निप्पल पकड़ा देती है। कहता है कि बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। बस की जो रफ्तार थी वो 15-20 मील हो गई थी और लेखक को बस के किसी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक कह रहा है कि बस की ये स्पीड देखकर और उसकी अवस्था को देखकर किसी भी प्रकार से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इस स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से ब्रेक फेल हो जाए, या जल्दबाजी में बस को मोड़ने में स्टीयरिंग टूट जाए, या हो सकता है सामने मौसम बहुत सुहावना और दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों से जाकर बस टकरा भी सकती थी। ऐसे विचार करते हुए ड्राइवर पर कोई भरोसा न करते हुए और न बस की कोई भरोसा करते हुए वो लेखक यात्रा कर रहा है और कहता है एकाएक फिर बस रुकी। कहता अचानक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं और ड्राइवर अपनी कई सारी तरकीबें उस पर आजमाई, लेकिन इस बार बस चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। लेखक कहता है बस फिर रुकी। ड्राइवर ने अपनी सारी तरकीबें लगाई लेकिन वो चला नहीं। कहता है सविनय अयोग्य आंदोलन शुरू हो गया है। कंपनी का हिस्सेदार कह रहा था कि ये तो फर्स्ट क्लास है जी, बस में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इत्तेफाक की बात है कि रुक गई है। छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लान हो रही थी कि बेचारी पलट कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक कहता है कि उस छेड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे जहां वो बस खड़ी थी, उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। और लेखक अब अफसोस करता है कि इस बेचारी पर हम लटकर चले ही क्यों आए। अगर इसका प्राणांत हो गया होता तो इसी बियाबान में हमें इसका क्रियाकर्म करना पड़ता। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। बस का एक हिस्सेदार इंजन को खोला, कुछ उसमें ठीक किया और बस चल पड़ी। बस की चाल अब थोड़ी धीमी हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और बहुत ही हास्य व्यंग करते हुए लेखक अब कहता है कि अब जब बस चली तो धीरे धीरे उसकी आंखों की अर्थात जो है लाइट है उसका प्रकाश कम होने लगा। अब वह चांदनी रात में यानी चांद के प्रकाश में रास्ता को टटोल कर आराम आराम से धीरे धीरे से आगे चल रही थी। अगर कोई सामने से गाड़ी उसे दिखाई देती तो वो किनारे खड़ी हो जाती और उस प्रकार से उसका व्यवहार था जैसे कोई वृद्धा सामने से आती हुई किसी लड़की को बोले कि बेटी तुम निकल जाओ, अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही तेज चलने की। आगे एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में जा गिरती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक कहता है कि एक पुलिया के ऊपर जैसे हम पहुंचे एक टायर से फिस की आवाज आई और वो बैठ गया, अर्थात टायर पंचर हो गया, फट गया था। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई और बस तेजी से हिलते हुए थम गई। और अब सोच रहा है लेखक कि अगर ये स्पीड में होती पहले की तरह तो शायद ये नाले में जा गिरती। और उससे भी आश्चर्य की भाव ये है, आश्चर्य इस बात का है कि बड़े ही श्रद्धा भाव से लेखक देखता है उस बस के हिस्सेदार की तरफ
जिसको टायरों की हालत के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर अपनी जान हथेली पर लेकर सफर कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना बहुत ही दुर्लभ है, अर्थात उन्नत करने की, या फिर ऐसे कहें कि पैसों की लालच की ये भावना बहुत ही कठिन होती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। और लेखक फिर व्यंग करता है, कहता है कि इस आदमी के बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, तो शायद इसका सही उपयोग हो पाता। कहता है कि अगर ये नाले में गिर पड़ती हम लोग मर जाते, तो देवता भी इसका हाथ पसार कर इंतजार करते, हाथ फैलाकर बाहें फैलाकर इसका इंतजार करते कि वाह बहुत ही महान आदमी है जो लोगों के जान दांव पर लगा दिए मगर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, और बस में रखा हुआ दूसरा घिसा टायर लगाया गया, बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि उस टायर को बदला गया, दूसरा घिसा टायर लगा, और अब पन्ना पहुंचने की जो उम्मीद थी वो लेखक छोड़ दिया। कहता है पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि ऐसी हालत में पता नहीं कब कहां कौन सा हादसा हो जाए। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और लेखक कहता है कि हम बड़े इत्मीनान से अब उसमें बैठ गए, क्योंकि कहीं भी किसी भी वक्त पहुंचने की हमारी कोई उम्मीद नहीं थी, और हमें ऐसा लगता था कि अब इस बस से सीधा परलोक के लिए हमें गमन करना है। अब सारी बेताबियां खत्म हो गई और हंसी मजाक चालू हो गया। इससे शिक्षा यह मिलती है कि हमें जीवन को जोखिम में डाल करके भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और लेखक ने बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग कसा है। अब आप वर्ड मीनिंग देख लें। इसी में वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लेना कॉपी में। MCQ भी कर लेना। बस को देखकर क्या वर्ड पड़ी? श्रद्धा। ये बस किसके योग्य थी? बस पूजा करने योग्य थी। फिर अतलोक में देखिए, सतना की बस पकड़ने के लिए कौन सी ट्रेन से जाना होता था? तो जबलपुर की ट्रेन से जाना होता था। लिख लेना। ड्राइवर ने क्या निकालकर बाल्टी में रखा? तो ड्राइवर ने पेट्रोल निकालकर बाल्टी में रखा। बस किस अवस्था में थी? तो बस वृद्धावस्था अर्थात जर्जरावस्था में थी। इसके आगे व्हाइट बोर्ड पे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।